आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के एपिसोड में हमने अमेरिका के बारे में बात की थी। हमने ये कहा था कि अमेरिका में 50 राज्य है और 50 राज्यों की स्थिति से संबंधित एक मैप के बारे में मैंने आपको बताया था। और वहाँ जो हमारी चर्चा थी वो थी भारत दिवस को अमेरिका के किस राज्य ने घोषित किया है। मतलब भारत दिवस 15 अगस्त को भारत दिवस किस राज्य ने घोषित किया है। अमेरिका का वह कौन सा राज्य है जिसने 15 अगस्त को भारत दिवस घोषित किया है, वो हमने बात की थी। अब इसी क्रम में यदि मैं आगे लेके चलूं तो अमेरिका के 4 राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने दीपावली को अवकाश घोषित किया है। दीपावली आप जानते हो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है और प्रसिद्ध त्योहार है ये। लोग इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और वर्ष 2025 में यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विरासत की सूची में भी शामिल किया है। इस दृष्टि से यह भारत की 16वीं 16 अमूर्त विरासत है। इसके बारे में मैं कई बार आपको जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन नए बच्चे जुड़ते रहते हैं तो मुझे लगा कि आज इसको एक नए रूप में पेश करता हूँ। तो एक नए रूप में आपके सामने मैं दीपावली को लेकर आऊँगा, यूनेस्को को लेकर आऊँगा और अमेरिका के वो 4 राज्य लेकर आऊँगा जिन्होंने दीपावली पर अवकाश घोषित किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अमेरिका के 4 राज्य जिन्होंने दीपावली पर अवकाश घोषित किया है। अमेरिका के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाता है। जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी क्लास होती है जनरल जीके में, ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट जानते हैं, वहां पर अमेरिका को कितने विस्तार के साथ बताया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है ये। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है जो कि पोटोमेक नदी के किनारे है। इसके अलावा जो वर्तमान में 2026 में जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है वो आती है 4 जुलाई 1776, अमेरिका का नेशनल डे। इस दिन के 4 जुलाई 2026 के साथ जब आप तुलना करते हो तो 250 वर्ष पूरे होते हैं। टाइम कैप्सूल जारी किया गया था, वो सब बातें हम कर चुके हैं। अब अमेरिका के जो 50 राज्य हैं उनमें से 4 राज्य जिन्होंने दीपावली पर अवकाश घोषित किया वो है कैलिफोर्निया, दूसरा है पेंसिल्वेनिया, तीसरा है कनेक्टिकट और चौथा है न्यूयॉर्क। देखिए, यदि आप स्टूडेंट हो और वर्तमान में एग्जाम प्रणाली के साथ में आप मैचिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वर्तमान में जो क्वेश्चंस जिस तरीके से डिज़ाइन होते हैं उनको आप कर सको, तो बिना मैपिंग के ये संभव नहीं है। ये चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आप इससे बोर हो रहे हो, चाहे आप इससे इससे आपका टाइम वेस्ट होता हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको ये देखना ही पड़ेगा, नहीं तो सफलता पे संदेह लगता है। कम से कम मुझे तो ज़रूर लगता है। आपको नहीं लगता है तो भारतीय संविधान ने आपको इजाज़त दी है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बिना मैपिंग के कुछ नहीं। तो कैलिफोर्निया कहाँ है? आप गौर से देखिए। कैलिफोर्निया यहाँ मिलेगा, ये रहा। मतलब अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया है। ये देख लीजिए आपके सामने है। ये वहाँ पर प्रशांत महासागर है। न्यूयॉर्क कहाँ है? ये देख लीजिए, न्यूयॉर्क इस साइड में, ये रहा येलो कलर में। पेंसिल्वेनिया कहाँ है? न्यूयॉर्क के नीचे की तरफ पेंसिल्वेनिया है, ये देख लीजिए। कनेक्टिकट कहाँ है? बिल्कुल यूरोप की सीमा को ये येलो कलर में टच करा, आपको आनंद आ जाएगा। ये कनेक्टिकट है। अब क्या लगा आपका? अब यदि आप ये फॉलो नहीं करते हो, नहीं मानते हो और फिर कहते हो कि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि ये मूर्खता ही होती है। जब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको समय देना पड़ेगा, मान के चलना, जब आप इस प्रकार का समय देते हो तो एक अलग ही टाइप के स्टूडेंट बन जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनमें से एक अलग स्टूडेंट, आपका व्यक्तित्व अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि आपकी तैयारी करने का तरीका बदल चुका है। देखिए,
तैयारी सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से कौन करता है वही सफल होता है। लोग 5-5 साल, 6-6 साल तक तैयारी करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। उसका कारण यही होता है कि वो ना तो अपनी सुनते हैं और ना दूसरों की सुनते हैं। वो सिर्फ उनकी सुनते हैं जो उनके दोस्त होते हैं, जो कि एक भीड़ होती है, और भीड़ का कोई नाम नहीं होता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी। अब देखिए इसको और आगे हम कैसे बढ़ाएं। जैसे पेंसिल्वेनिया है, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया। यदि कैलिफोर्निया की मैं आपसे बात करूं तो इस पर आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है। कैलिफोर्निया आप जानते हो अमेरिका के पश्चिम में है ये जो कैलिफोर्निया है इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है द गोल्डन सिटी। द गोल्डन सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। और आपने कभी नाम सुना होगा, हॉलीवुड फिल्में देखते होंगे, हॉलीवुड फिल्में, एक शहर है इसका लॉस एंजल्स। यहां पर क्या है, हॉलीवुड है, हॉलीवुड। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड होता है फिल्मों के संबंध में, वैसे ही अमेरिका में हॉलीवुड है, ये फिल्मों से संबंधित होती है। ये यहाँ पर है, लॉस एंजल्स के अंदर है, वो कैलिफोर्निया के अंदर ही है। और तो और मैं आपको बताऊं, आपने कभी सिलिकन वैली का नाम सुना होगा, वो भी यहीं है, सिलिकन वैली यहीं पर है वो। ये क्या है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है ये, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है ये सिलिकन वैली। गूगल के सीईओ सुंदर पिच्चई यहीं पर रहते हैं। और आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार यहाँ रोने लग गए थे। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक वो बातें कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मजदूरी करती थी, दूसरों के घर पानी भरती थी। वो जो कल्याण किया था ना देश का, वो यहीं किया था, यहीं पर किया था इन्होंने, सिलिकन वैली में। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। और भारत में जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, उसको भारत की सिलिकन वैली कहा जाता है। आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो न्यूयॉर्क पे बात करने जा रहा हूं। न्यूयॉर्क, ये जो न्यूयॉर्क है इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है बिग एप्पल। बिग एप्पल कहा जाता है इसे गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं। अमेरिका का ये सबसे बड़ा शहर है। और इसके अलावा ये हडसन नदी के किनारे है, ये हडसन नदी के किनारे है ये, और ये लॉन्ग द्वीप पर है। तो न्यूयॉर्क के संबंध में मैंने आपसे बात की, ये आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में आते रहते हैं। चलिए जी नेक्स्ट। अब हमने बात की और मैंने आपको पहले ही कहा कि दीपावली को अवकाश घोषित किया है। दीपावली आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। इस संबंध में यूनेस्को ने जो इसे अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया है, तो यूनेस्को अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, जहां भी यूनाइटेड नेशन जुड़ जाए इसका मतलब होता है कि यह यूएनओ की एक एजेंसी है, यूएनओ के अंडर में काम करती है ये। आप ऑफिशियल लैंग्वेज में कहो तो यूएनओ की एक एजेंसी है ये, जहां यूएन शब्द जुड़ गया। ई का मतलब है एजुकेशनल, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक। एस का मतलब है साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक। एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम से ही पता लग रहा है ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने वाला एक संगठन है। आप जानते हो यह विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करता है। कई रूप है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित करता है, जैसे हमारे गीता को घोषित किया गया, नाट्य शास्त्र को घोषित किया गया,
इसके अलावा ये अमूर्त विरासत घोषित करता है जो कि वर्तमान में 16 है। इसके अलावा ये वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करता है, जैसे अभी हाल ही में अगस्त 2026 के अंदर यूनेस्को ने सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया, जो कि यूपी के अंदर है, जो कि भारत की 45वीं विश्व धरोहर है। हालांकि मैं उसकी बात करूंगा, यहाँ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर आप होच पोच हो जाओगे, उसकी मैं अलग से बात करूंगा। यूएनओ की एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेड ऑफिस है पेरिस। ये जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये राजस्थान एसआई 2011 के अंदर आया, सीधा पूछा था पेरिस किसका हेड ऑफिस है, यूनेस्को का है। आप जानते हो फ्रांस की राजधानी है। और ये जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे है। सीन नदी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन यदि मैं लेटेस्ट की बात करूं तो यूपी कांस्टेबल 2026 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में 2026 में कि सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है। और ये जो पेरिस है, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है फैशन की नगरी। फैशन की नगरी, एक इसको सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से दुनिया में शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अब मैं यहाँ पर दीपावली को लेकर ही बात करूंगा, नहीं तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी सारनाथ के बारे में बताया, गीता के बारे में बताया, नाट्य शास्त्र के बारे में बताया, तो वो बड़ा हो जाता है, वहाँ अभी हम नहीं जाएंगे। हम जो यूनेस्को अमूर्त विरासत घोषित करता है उसकी बात करते हैं। अमूर्त विरासत, ये भारत की 16 है, आप इनको ध्यान रखना है आपने। 16 विरासत है भारत की। ये भारत के यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंडिया यूनेस्को इंटेंजिबल, इंग्लिश में इसको इंटेंजिबल बोलते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सबसे पहले जो घोषित किया था कुटियाट्टम, ये केरल से संबंधित है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाए कुटियाट्टम। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, ये भी 2008 में, चाहे सन याद ना रहे कोई बात नहीं है, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, इसको अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया। रामलीला को शामिल किया हुआ है, रमण उत्सव को शामिल किया गया है। छऊ नृत्य है, मुख्य रूप से झारखंड का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है। कालबेलिया लोकगीत व लोक नृत्य, ये राजस्थान का है, ध्यान रखना। ये 2010 में राजस्थान के बच्चों के लिए मैं ये बता दूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कालबेलिया नृत्य को अमूर्त विरासत घोषित किया गया है और लोकगीत को घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया? 2010 में। राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, आपसे पूछा जा सकता है कि कालबेलिया को अमूर्त विरासत की सूची में यूनेस्को ने कब शामिल किया था? वर्ष 2010 के अंदर। और कालबेलिया नृत्य के बारे में आपको राजस्थान में करवा दिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गड़बड़ी मत कर देना। मुडियट्टू 2010, ये केरल से संबंधित है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, लद्दाख में जो तिब्बती क्षेत्र में जो मंत्रचार होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, वो। मणिपुर का संकीर्तन, अब आपसे ऐसे ही पूछा संकीर्तन का संबंध किससे है? मणिपुर। जंडियाला गुरु के हस्तशिल्प, नवरोज त्योहार, योग, ये 2016 में शामिल किया था योग को। कुंभ का मेला और कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये आपके आईएएस के अंदर आया हुआ है, आईएएस प्री 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, कोलकाता की दुर्गा पूजा। और गुजरात का गरबा, इसको 2023 में शामिल किया और 2025 के अंदर दीपावली को शामिल किया। तो आप देख सकते हो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 16 अमूर्त विरासत है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह भारत की कौन सी विरासत है जिसे अमूर्त विरासत में शामिल नहीं किया गया है या किया गया है? तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये कुटियाट्टम, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, रम्माण उत्सव, छऊ नृत्य, कालबेलिया, मुडियट्टू केरल का है ये,
लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, मणिपुर का संकीर्तन, जंडियाला गुरु के हस्तशिल्प, नवरोज त्योहार, योग, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, दीपावली 2025। ये आपके लिस्ट आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। 4-5 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये रच बस जाएगी, और जब एग्जाम में आएगा तो आप पहचान जाओगे। इसको इतना ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लगभग 5-6 बार इसको तसल्ली से एक चित्त होकर ध्यान से पढ़ लीजिए। जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ऐसा ऑप्शन देगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि ये नहीं है। लेकिन यदि आपने इसको ढंग से नहीं देखा एक चित्त होकर, तो फिर ये याद नहीं रहेगा। आप कह दो मैं रट लूं, तो इसको रटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यदि ये एक ही लिस्ट रटनी होती तो मैं कह देता कि आप रट लो इसको। बस 5-6 बार इसको धीरे धीरे पढ़ लेना, धीरे धीरे आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई है। इसके आगे की बात हम कल करेंगे।